नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और मनी सेंट्रल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मनी सेंट्रल एक ऐसा शो है जहां पर हम देश दुनिया की कारोबारी जगत की बात करते हैं, खबरों का डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं और साथ ही बात करते हैं सरकारी पॉलिसीज़ का, सरकारी नीतियों का। ऐसी नीतियाँ जिनका आपके जीवन पर असर पड़ता है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज के संस्करण में बताएंगे कि किन अहम खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनका एक एनालिसिस, एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेडी वेंस की, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। आज भारत दौरे पर आए हैं। भारत में आज सुबह 9 बजे के लगभग जेडी वेंस की फ़्लाइट लैंड हुई और अक्षरधाम गए। काफ़ी उनका कार्यक्रम बिजी शेड्यूल है। तो जेडी वेंस की भारत के साथ भारत का जो दौरा है वो ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि टैरिफ को लेकर पूरा एक बवाल दुनिया भर में मचा हुआ है। आज शाम उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होने वाली है। अब इस विजिट के क्या मायने हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे मनी सेंट्रल में। इसके बाद बात करेंगे सोने की। गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है, जिसको लेके लगातार एक बज़ बना हुआ था कि आखिर कब गोल्ड 1 लाख रुपए पे पहुंचेगा। बीच में कई इस तरह की भविष्यवाणियां आई कि गोल्ड हो सकता है कि 55-56 हज़ार पर आ जाए, लेकिन गोल्ड और मार्केट अब दोनों एक साथ भाग रहे हैं। अब गोल्ड की तेज़ी ने एक ट्रेंड, एक पैटर्न को भी बदल दिया है, ज्वेलरी की खरीदारी का पैटर्न। क्या है इसमें, क्या उलट फेर दिखाई दे रहा है, इसको भी आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और आखिर में बात करेंगे पेंशन की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। ये पेंशन की स्कीम ऐसी है जहाँ पे कि एक ठंडा रुख दिखाई दिया है सरकारी कर्मचारियों का। सरकार फिक्रमंद है कि आखिर क्या होगा। बड़े फैन फेयर से पिछले साल लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या चल रहा है, सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि पेंशन पर हम लगातार अपना फोकस पिछले काफ़ी टाइम से हमने बनाए रखा है और हम लगातार इसकी खबरें और अपडेट इसके आपको देते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पेंशन की भी बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के मनी सेंट्रल की और आपको बताते हैं कि आज आखिर क्या बड़ा जो है अपडेट हो रहे हैं, क्या बड़ी खबरें आज निकल कर आ रही हैं। तो जेडी वेंस की जैसे मैं बात कर रहा था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज भारत दौरे पर आए। नई दिल्ली में उनका जहाज़ लैंड हुआ है और उसके बाद अक्षरधाम मंदिर गए। उनका स्वागत, उनकी अगवानी वरिष्ठ मंत्री मोदी कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने की। जेडी वेंस सपरिवार भारत आए हैं, अपनी एक निजी यात्रा पर भारत आए हैं। उनका ये ऑफिशियल दौरा नहीं है। और अक्षरधाम में, जैसा आप इमेजेस में भी देख रहे हो, अक्षरधाम मंदिर गए अपने तीनों बच्चों के साथ, वाइफ उषा वेंस के साथ गए। तो पूरा काफ़ी उनका हैक्टिक शेड्यूल है। आगरा भी जाने का है, जयपुर का उनका विजिट शेड्यूल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। अब उनकी इस जो विजिट है, दरअसल वो एक ऐसे वक्त पर हो रही है जबकि पूरी दुनिया टैरिफ के वार से, टैरिफ की वजह से एक उथल पुथल की सिचुएशन से गुजर रही है। तो जेडी वेंस का ऐसे वक्त में भारत का दौरा करना बड़ा एक अहमियत रखता है। इसकी एक और वजह है, वो ये है कि जेडी वेंस को जब से उपराष्ट्रपति बने हैं, लगभग 4 महीने हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बने हुए, इनॉग्रेशन हुए, और उसके बाद से ही जेडी वेंस की जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो उनके जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक अहम पोजीशन पर और उनके खास दिखाई देते हैं, एक दाहिना हाथ उनका वो नज़र आते हैं। तो ऐसे वक्त में जब उपराष्ट्रपति का भारत दौरा हो रहा है तो कई चीज़ों को लेके उहापोह या कई चीज़ों को लेके सवाल और उम्मीदें पैदा होती हैं, खासतौर पर ट्रेड को लेके, क्योंकि भारत भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेके लगातार कोशिशें कर रहा है। आप समझ लीजिए कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हुआ तो भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। बेस लाइन जो 10% का टैरिफ है वो अलग है। बाद में 90 दिन की छूट भारत को मिली। बाकी के कई देश, 75 से ज़्यादा देशों को भी इस पर 3 महीने की यानी 90 दिन की छूट दी गई। 9 जुलाई इसकी डेडलाइन है। उसके बाद ये रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने की बात कही गई है। अब भारत रियायतें चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका से ट्रेड को लेकर रियायतें मिलें। अमेरिका भी चाहता है कि भारत
अपनी तरफ से रियायतें दे, टैरिफ को कम करे, चाहे कारें हों, महंगी चीज़ें हों या एग्री प्रोडक्ट्स हों या तमाम दूसरे सेक्टर हैं, उनमें भारत अपने टैरिफ्स को नीचे लेके आए। अब इस चीज़ को लेके एक तो बड़ी बात ये भी है कि आज जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हैं, तभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी 21 से 26 तारीख तक का अमेरिकी दौरा भी शुरू हुआ है और माना ये जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहाँ पर अमेरिकी अफसरों से ट्रेड डील को लेके बातचीत करेंगी। तो भारत लगातार इस बात की कोशिशें कर रहा है कि किस तरह से एक अमेरिका के साथ एक ट्रेड को लेके एक डील, एक समझौता हो जाए, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके लगातार सरकार जोर लगाए हुए है। पीएमओ से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसको लेके जोर दिया गया और उनको आखिर में फाइनल कराया गया, जिन पर जाकर एक मसौदा तय होगा। माना यह जा रहा है कि अगले इसी साल दिसंबर तक एक ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ कर सकता है। लेकिन अब जब जेडी वेंस आए हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो उसमें टैरिफ को लेके बात होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी उनको या जो भारतीय अफसर हैं वो उनको इस बात के लिए मनाने में कामयाब होंगे कि अमेरिका भारत को रियायतों पर रखे, ऊपर रखे, थोड़ा प्राथमिकता भारत को मिले और उसको वो छूट मिले, ताकि जो भारत का अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है या भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, और अब जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो ऐसी उम्मीदें और बढ़ी हैं कि शायद ये रिश्ते और मजबूत होंगे। उसमें ट्रेड का मसला, टैरिफ का मसला एक ज़रूर ऐसा है जो कि फंसता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से एक लचीली नीति इसमें अपनाए रखी है। तो कुल मिला के बेहद अहम ये दौरा है जेडी वेंस का। जब दोनों नेताओं की मीटिंग होगी, मोदी की और वेंस की, तो उसमें से क्या जो है संकेत निकलकर सामने आते हैं, क्या भारत की उम्मीदें पूरी होंगी, इन सब चीज़ों पर नज़र रखेंगे। लेकिन एक मसला यहाँ चीन का ज़रूर है। चीन के लिए थोड़ी मुश्किलें और पैदा हो सकती हैं। भारत और अमेरिका की नज़दीकी या भारत को अगर कुछ रियायतें मिली तो इसका मतलब ये होगा कि चीन के लिए थोड़ी मुश्किलें और बढ़ेंगी। चीन के लिए अमेरिकी मार्केट का एक्सेस पहले से ही मुश्किल हो रखा है। 245% का टैरिफ अमेरिका ने चाइना पर लगा रखा है। अमेरिका ने साफ तौर पर यह भी बोला है कि गेंद जो है वो चीन के पाले में है। चीन को यह तय करना होगा कि उसको अमेरिका के साथ किस तरह के कारोबारी रिश्ते रखने हैं, उसको पहल करनी होगी। नेगोशिएशन की टेबल पर चीन को आकर बैठना होगा। चीनी कंपनियां चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय मार्केट का एक्सेस मिले। 10% के माइनॉरिटी स्टेक के साथ भी वो भारत में कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। एफडीआई के जो नॉर्म्स है, जिसमें केस बाय केस अप्रूवल देने की सरकार की एक पॉलिसी 2020 के लगभग में सामने आई थी, जब गलवान और लद्दाख में चीनी सेनाओं के साथ एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बनी, और तब से लगातार उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। थोड़ा सुधार हाल के वक्त में दिखाई दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि चीन की कंपनियां चाहती हैं कि किसी तरह से भारत में उनको मंजूरी मिले। दूसरी तरफ भारत सरकार चाहती है कि जो अमेरिका की जो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है चाइना में या दूसरी अमेरिकी कंपनियां हैं, वो किस तरह से भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हैं। सरकार इस चीज़ पर भी जोर दे रही है। तो कुल मिला के मामला ये है कि जेडी वेंस का भारत में आना एक बेहद अहम और क्रिटिकल टाइम पर हो रहा है। उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग जो है उसके क्या नतीजे निकलते हैं, क्या भारत को एक बड़ी रियायत टैरिफ को लेकर मिलेगी, क्या रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत को और वक्त मिलेगा, या एक पार्शियल ट्रेड डील इंडिया जल्द ही करने के मौके पर पहुंच सकता है। इन सब चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। हम मनी सेंट्रल में इस मसले को आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेहद अहम मसला है देश की इकोनॉमी को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। आप एक चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि $40 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। तो ज़्यादा तौर पर इंडिया के लिए, भारतीय कारोबारियों के लिए ये एक अहम वक्त है। दूसरी बात करेंगे अब हम गोल्ड की। गोल्ड में देखिए तूफानी तेजी का दौर जारी है। मार्केट और गोल्ड दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। 79,000 के आसपास पहुंच गया है सेंसेक्स, और उसी के साथ 1,500 रुपये की तेज़ी आज आई है सोने में, और लगभग 97,000 पर पहुंच गया है एमसीएक्स पर सोना। अगर हम स्पॉट की बात करें
तो स्पॉट जो हाजिर बाजार है, या जो आप बाजार में सोना लेने जाएंगे, ज्वेलरी लेने जाएंगे, वहां पर सोने के दाम 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। तो सोने को जो कीमतों को लेकर जो एक लगातार एक उहापोह की स्थिति हाल के वक्त में बनी कि साहब गोल्ड अब नीचे आ सकता है, गोल्ड को लेके जो एक जो सेफ हेवन वाला है उसे छोड़ के लोग इक्विटी मार्केट्स या दूसरे ठिकानों पर जा सकते हैं, और गोल्ड में अब गिरावट का दौर हम देख सकते हैं। इस तरह की भी खबरें, कई रिपोर्ट्स भी ऐसी आई, लेकिन हो दरअसल इसका उलट रहा है। गोल्ड हर दिन चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि मार्केट भी चढ़ रहा है, लगभग 800-900 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स चढ़ा, और उतना ही 1500 रुपये के आसपास आज गोल्ड चढ़ा। तो 1 लाख रुपए के आसपास गोल्ड के दाम भारतीय बाजार में पहुंच गए हैं, और ये एक ऐसा मौका है जबकि जिसने गोल्ड के जो पिछले, अगर आप 1-1.5 साल में या 2 साल के अगर आप पीरियड को देखेंगे, तो उसमें गोल्ड ने तगड़े रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अब इससे हुआ क्या है, इससे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, कस्टमर्स का बिहेवियर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही आज की हमारी एक स्टोरी है जिसको हम आपको के साथ बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि सोने के जो जेवर हैं वो अब लोगों को उसकी खरीदारी में एक पैटर्न में बदलाव नज़र आ रहा है। लोग कर क्या रहे हैं, लोग दरअसल चूंकि सोना इतना महंगा हो गया है कि खरीदने की पहुंच से बाहर है, तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि लोग अपने पास जो उनके पास पुराना सोना मौजूद है उसके बदले में ज्वेलरी खरीद रहे हैं। ये एक ट्रेंड अब उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगभग 40 से 45% की खरीदारी ऐसी हो रही है जेवरों की या ज्वेलरी की, जो कि जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सचेंज शामिल है, यानी कुछ ना कुछ आप हिस्सा एक अपना पुराने गोल्ड का दे रहे हैं और उसके बदले आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अब हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए शादियों का सीज़न चल रहा है भारत में, और शादियों के सीज़न में ज़्यादातर परिवारों में गोल्ड का या ज्वेलरी का लेन देन एक परंपरा है, एक पुरानी चली आ रही प्रथा है, उसके हिसाब से शादियों में सोना दिया और लिया जाता है। अब इस शादियां हैं, चाहे कम सोना लेना पड़े लेकिन लिया जरूर जाता है, तो उसी कड़ी में अब ये हो रहा है कि नया सोना चूंकि इतना महंगा हो गया है, लाख रुपए के आसपास अगर गोल्ड हो गया है, तो बहुत सारे परिवारों की पहुंच से बाहर हो गया है। ऐसे में जो पुराना रखा हुआ गोल्ड है, लोग उसको लेके आ रहे हैं ज्वेलर्स के पास और लाकर उसको चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है गोल्ड के प्राइसेस में जो कि कई हैरान करने वाले ट्रेंड्स लाकर दिखा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में एक बात ये भी कही गई है कि डिमांड जो है वो गोल्ड बार और कॉइन्स की वो लगातार ऊपर बनी हुई है, उसमें किसी तरह की गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ये है इसका कि इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों का गोल्ड पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। चाहे हम गोल्ड ETF के इन्फ्लोस के नंबर देख लें, या हम गोल्ड बार या कॉइन इनके हम नंबर्स को अगर हम देख लें, तो वहाँ पे लगातार खरीदारी का इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेंड बरकरार नज़र आ रहा है। सरकार की 2 स्कीमें हुआ करती थी, हमने कई बार अपने कार्यक्रम में जिक्र भी किया है। एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम SGB स्कीम थी। सरकार को जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसका नया ट्रेंच सरकार ला ही नहीं रही है, बंद भी नहीं की गई है, लेकिन नया कोई उसकी किस्त नहीं लाई गई है। RBI उसको लेके आता है, 2.5% का ब्याज था, और वो सरकारी खजाने पर तगड़ा तौर पर भारी पड़ती हुई नज़र आई है। तो इस वजह से SGB का कोई नया ट्रेंच नज़र नहीं आया, सरकार ने नहीं जारी किया। इसी तरह से गोल्ड मोनेटाइजेशन के स्कीम को भी हाल में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको बंद कर दिया। उसमें केवल जो एक उसका जो वेरिएंट था उसको जारी रखा गया है, शॉर्ट टर्म वाला, बाकी मीडियम और लॉन्ग टर्म वेरिएंट को सरकार ने बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ वक्त में, जैसे 2024 में लगभग 21-22% का रिटर्न दिया, और इस साल उतना रिटर्न अभी 3-4 महीने में आता हुआ गोल्ड में दिखाई दे रहा है। तो उसने पूरा गोल्ड में पूरा का पूरा एक खेल बदल दिया है। आगे आखिर क्या प्राइसेस गोल्ड के होंगे, 2 लाख का होगा, 1.5 लाख का होगा, या नीचे 55-56 हज़ार तक आने की भी जो बातें कही जा रही हैं, उसमें किस तरह के से बदलाव आते हैं, क्या मार्केट्स और चढ़ेंगे,
तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगा, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जो है वो इन्वेस्टर्स के मन में बने हुए हैं। तो ये थी हमारी गोल्ड पर अपडेट। और आखिर में बात करेंगे हम यूपीएस की, यानी पेंशन की। पेंशन को लेके सरकार फिक्रमंद बनी हुई है। पेंशन की जो स्कीम लाई थी सरकार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी कर्मचारियों ने नहीं दिखाई। आप समझिए 1 अप्रैल से ये स्कीम अपने इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसका लागू हो गई, और उसके बाद से अब तक 1500 से थोड़े ही ज़्यादा जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी उन्होंने इसमें एनरोलमेंट किया है। तो ये चीज़ ये बताती है कि बहुत कम इंटरेस्ट इसमें सरकारी कर्मचारी दिखा रहे हैं पेंशन के लिए। आप समझिए कि लगभग 27 लाख कर्मचारियों ने एनपीएस ऑप्ट की थी 2004 में, और उसका ये हिस्सा जो 1500 है वो 0.05% ही बैठता है। तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस और यूपीएस दोनों पे नाप जोख कर रहे हैं, नापतोल कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि इन दोनों स्कीमों में से कौन सी स्कीम उनके लिए फ़ायदेमंद है। जो यूपीएस है, पिछले साल काफ़ी ज़ोर शोर से इस स्कीम को अगस्त में लागू किया गया था का मतलब ऐलान किया गया था उस वक्त इस स्कीम का। और तब सरकार ने कहा था कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी तर्ज पर उसके बराबर का एक तरह से एक इतनी फ़ायदे वाली स्कीम है जो कि पेंशन मुहैया कराएगी। 50% अगर 25 साल किसी की नौकरी हो गई है तो उसका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 साल के वक्त में, यानी 12 महीने में, उसका 50% हिस्सा बतौर पेंशन देने की सरकार ने इसमें बात की है। इसके अलावा मिनिमम पेंशन, आपको अगर 10 साल की सर्विस हो गई है तो 10,000 रुपये की मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन 60% की, वैसे कई फीचर इसमें सरकार ने गिनाए भी और बताए भी। लेकिन इस स्कीम का पेस न पकड़ना या रफ्तार न पकड़ पाना ये दिखाता है कि जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनमें कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेके एक आशंका बनी हुई है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार का असल में कदम यह है कि सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज यानी पीएओस को केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने, और इस चिट्ठी में कहा गया है कि ये जो ऑफिसेज हैं पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज, वो यूपीएस को लागू करने में तेज़ी दिखाएं। जो स्टाफ है उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाए, उसको समझाया जाए, जानकारी दी जाए, और किसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी तय किया जाए। तो इस तरह की जो निर्देश जो हैं वो सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलग अलग मंत्रालयों को और विभागों को अपनी चिट्ठी के मार्फत दिए हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद साफ तौर पर यह है कि जो यूपीएस को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं लोग या एनरोल नहीं कर रहे हैं लोग, उनको लेके सरकार उनमें उत्साह पैदा करना चाहती है या प्रेरित करना चाहती है कि इस स्कीम के साथ कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। लेकिन जितनी भी हम लोगों की बात हुई है तो वहाँ पे कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को लाने की मांग पर एक तरह से अड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि यूपीएस ओपीएस का एक तरह से रेप्लिका नहीं है, इसमें कई बदलाव ऐसे हैं जो किए जाने चाहिए। और अगर इतना ठंडा रिस्पांस आने वाले कुछ वक्त में रहता है, जून एंड तक का इसका वक्त है जब तक कि कर्मचारी इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अगर कर्मचारी इसमें एनरोलमेंट नहीं करते या नंबर बड़े नहीं आते तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? क्या सरकार इसको आगे बढ़ाएगी या सरकार इस स्कीम में आने वाले वक्त में कुछ फेरबदल और कर सकती है? अगर इतना सुस्त रिस्पॉन्स इसमें दिखाई देता है तो ये एक देखने वाली बड़ी बात होगी। तो ये आज का हमारे मनी सेंट्रल की बड़ी खबरें थी जिन पर हमने आपके साथ डिस्कशन किया, एनालाइज करने की कोशिश की। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी सेंट्रल और दूसरे हमारे शोज़। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा।